नमस्कार मित्रों, उत्कर्ष क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इससे पूर्व की कक्षा में हम समास की चर्चा कर रहे थे। मित्रों, वहाँ पर हमने दो पार्ट में पहले भाग में समझा था समास क्या होता है और समास की उपादेयता क्या है, द्वंद्व समास का अभिलक्षण क्या है। उसके बाद में द्वितीय भाग में आपने देखा द्विगु समास और बहुब्री समास को कैसे हम पहचानते हैं, क्या उसका लक्षण है। समास की ये जो तृतीय कक्षा जो हो रही है, इस कक्षा में आप लोग देखेंगे आज का हमारा विषय है अव्ययी भाव समास। आप लोग याद कीजिएगा, मैंने इससे पूर्व आपको ये बताया था कि पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर जब हम समास का निर्णय करते हैं तो समास में चूंकि सामान्यतया दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और उन पदों की प्रधानता और अप्रधानता का निर्णय हम कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक तरीका दिया था कि किसी पद के साथ जो समस्त पद आया उसके साथ क्रियापद जोड़िएगा। क्रिया के साथ जो पद जुड़ रहा है मानी अर्थ स्पष्ट हो रहा है वह पद प्रधान है। किसी के साथ पहले पद के साथ क्रिया जुड़ने से अर्थ स्पष्ट हो रहा है तो पहला पद प्रधान है। केवल दूसरे से हो रहा है दूसरा पद प्रधान है। क्रिया के साथ दोनों ही पद जा रहे हैं तो दोनों पद प्रधान है, दोनों नहीं जा रहे हैं दोनों अप्रधान है। और जैसा कि वहां पर हमने देखा था कि अव्ययी भाव समास जो है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अब ये प्रथम पद प्रधान क्यों होता है? बहुत सीधी सी बात है कि उपसर्ग युक्त पद जो होते हैं, ऐसा समस्त पद या ऐसे समस्त पद जिसका पहला पद मानी पूर्व पद उपसर्ग हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। मित्रों, इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग वैसे अपने आप में माने उपसर्ग जो हैं उनका भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग हम नहीं कर सकते। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नि, अभि, अधि, प्रति, परि, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप, ये जो उपसर्ग हैं या बे है, ला है, भर है, यथा है, यावत है, तावत है, इनमें से कोई भी उपसर्ग ऐसा नहीं है जिसका हम भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें। लेकिन जब ये उपसर्ग किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तब ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसलिए संस्कृत के वैयाकरणों में यह उक्ति प्रचलित है कि उपसर्गेण बलात् अर्थ अन्यत्र नीयते। जब कभी भी हम किसी मूल शब्द के साथ उपसर्ग को संयोजन करते हैं तो उस मूल शब्द का जो अर्थ है उसको बलपूर्वक खींच करके कहीं और स्थान पर लेके चला जाता है। इसलिए उपसर्ग प्रधान हो जाते हैं। व्याकरणात्मक दृष्टि से मैं आपको यह बता रहा हूं कि उपसर्ग क्यों प्रधान होते हैं, क्योंकि उपसर्ग जुड़ने से मूल शब्द का जो अर्थ है वह कहीं दूर हट जाता है और मूल शब्द किसी और अर्थ में प्रचलित होने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उपसर्ग जिस समस्त पद में पहला पद पूर्व पद उपसर्ग हो वहां पर वो पद प्रधान हो जाता है। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है, क्या समस्त कोई भी उपसर्ग लगा शब्द आप देखो तो क्या वहां पर अव्ययी भाव करना चाहिए क्या? बहुत ध्यान से आप मुझे सुनिएगा। उम्मीद करता हूं कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वह जीवन में समास को लेकर के कभी भ्रम की स्थिति में न पड़े, दुविधा में न पड़े। हमारा उद्देश्य यही है। तो मित्रों देखिएगा कि हम ये बात कर रहे हैं कि एक पुस्तकों में एक सार्वभौमिक स्टेटमेंट कथन यह होता है कि जिस समस्त पद का पहला पद उपसर्ग हो वहां पर अव्ययी भाव समास करना चाहिए। यहां पर फिर मैं यही बात कहूंगा कि यह बात सत्य है कि जिस समस्त पद में पहला पद उपसर्ग होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यह बात सत्य नहीं है कि जहां जहां पर उपसर्ग होगा वहां वहां पर अव्ययी भाव समास
ही होगा। मेरे वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं यह बात ठीक नहीं है कि जहां भी उपसर्ग देखो वहां अव्ययभाव ही होगा। ही नहीं होगा, होता है। तो ऐसा मैंने क्यों कहा? हां, यह सत्य है कि जहां पर पहला पद उपसर्ग होता है वहां पर अव्ययभाव समास होता है, लेकिन यदि कोई उपसर्ग किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, यदि कोई उपसर्ग संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा की मानी विशेष्य की विशेषता बताता है, तो वहां कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। न कि अव्ययभाव। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जहां जहां पर उपसर्ग होता है वहां वहां पर अव्ययभाव ही करो, यह बात गलत हो जाएगी। यदि किसी पुस्तक में यह बात लिखी है तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि यह अर्ध सत्य है, यह पूर्ण सत्य नहीं है। यदि कोई उपसर्ग किसी समस्त पद में लगा है और वह उपसर्ग उस विशेष्य की या संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो भले ही पहला पद उपसर्ग हो, वहां पर अव्ययभाव समास नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से उपसर्ग हैं जो संज्ञा की विशेषताएं बताते हैं, वो तो देखिएगा। एक उपसर्ग है कु, एक है क, एक है सु, एक है स, एक है परम, एक है महा, एक है बद, एक है श्रेष्ठ, एक है अल्प, एक है तीव्र, एक है मंद, एक है खुश, तो ये जो उपसर्ग है, एक बार मेरे साथ बोलिएगा। कु है, क है, सु है, स है, परम है, महा है, बद है, श्रेष्ठ है, अल्प है, सत है, पूर्ण है। सत उपसर्ग हैं, पूर्ण उपसर्ग हैं। यदि ये किसी शब्द में उपसर्ग के रूप में काम कर रहे हैं और यह किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो भले ही यद्यपि तीव्र और पूर्ण इत्यादि, तीव्र और पूर्ण को जो है हम उपसर्ग नहीं मानते हैं, तब भी ध्यान रखिएगा यदि यह आरंभ में कहीं भी आ रहे हैं तो यहां पर हमें अव्ययभाव समास नहीं कहना चाहिए। इन सभी शब्दों में, ऐसे शब्दों में हमें कर्मधारय समास कहना चाहिए। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि यह सत्य है कि पहला पद उपसर्ग होना चाहिए, लेकिन उपसर्ग यदि वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो वहां पर कर्मधारय समास होगा, न कि अव्ययभाव समास। इस विषय में मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर बाद में, लेकिन अभी वापस मैं वहां लौट आता हूं। अब इन उपसर्गों के अलावा कोई ऐसा उपसर्ग जो कोई तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, जैसे मैंने कहा सपत्नीक आए हैं, मानी पत्नी सहित आए हैं, सपत्नी है, पत्नी सहित है, सबांधव है, बांधव सहित आए हैं, तो वहां पर 7 अर्थ दे रहा है। वहां पर भी हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, जैसे कोई विशेषता बता रहा है कोई उपसर्ग, तो वो कर्मधारय समास होगा। और यदि किसी समस्त पद में उपसर्ग जुड़ जाए और वो कोई तीसरा अर्थ दे रहा है, तो वहां पर हमें बहुब्री समास करना चाहिए। अब देखिएगा अव्ययभाव समास की, अब ये विशुद्ध रूप से ये 2 चीजें आप निकाल दीजिएगा, बाकी जो है वो अव्ययभाव समास होगा। तो यहां पर इस शब्द को देख लेते हैं।
अव्ययी भाव, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं अ उपसर्ग है, व्यय शब्द कैसे बनता है, वी उपसर्ग और अय से बनता है और उसके आगे ई प्रत्यय जोड़ दिया तो व्ययी बन गया। भाव का मतलब आपको समझ में आ रहा है। समास में आपको पहले समझा चुका हूं इस शब्द को, समास का अर्थ क्या होता है। तो व्यय किसको बोलते हैं, खर्च होने को, और व्ययी मनी खर्च होने वाला, और भाव मनी खर्च होने के भाव वाला जो शब्द होता है वो व्ययी भाव समास कहलाएगा। लेकिन ऐसा कोई समास है नहीं हमारे, इसलिए हमने इसके साथ में क्या जोड़ा, हमारे वैयाकरणों ने अ जोड़ा। तो अब इसका पूरा अर्थ आप अपने आप मेरी बिना सहायता से भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा पद जो व्यय नहीं होता हो, ऐसा शब्द जो जिसका व्यय नहीं होता हो, सदैव सर्वदा समरूप रहता हो, एक रूप रहता हो, वह अव्ययी भाव समास है। संस्कृत में इसकी परिभाषा कुछ यूं भी दी जाती है, अनव्यम अव्यम भवति यह स अव्ययी भाव। मानी जो पहले अव्यय नहीं था, ऐसा पद जो पहले अव्यय नहीं था लेकिन उपसर्ग जोड़ने के बाद में कोई शब्द अव्यय बन जाता है और जो अव्यय का भाव दे वही अव्ययी भाव समास है। ये आप ध्यान रखिएगा। मैं एक ही चीज में आपको स्पष्ट कर देता हूं कि अव्ययी भाव के समस्त उदाहरण क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास के जितने ही उदाहरण हैं वह सारे के सारे उदाहरण वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं और क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्रिया विशेषण है क्योंकि अव्ययी है। दूसरा इसका अर्थ यह भी है, ऐसे शब्द जो विकारी नहीं है, ऐसे शब्द जिन पर लिंग का, वचन का, कारक, काल, वाच्य, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह समस्त पद अव्ययी भाव के उदाहरण होते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हमने कहा कि लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, कैसे नहीं पड़ता, देखिए मैंने कहा राम धीरे धीरे जा रहा था, राम धीरे धीरे जा रहा था। अब मित्रों इसमें आपको यदि मैं कहूं कि अव्ययी भाव कहां है तो धीरे धीरे अव्ययी भाव है। क्यों है, क्योंकि धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अब ये कौन सा क्रिया विशेषण है वो तो आगे की बात करेंगे, लेकिन इसमें धीरे धीरे शब्द आया, यह क्रिया विशेषण हो गया। और क्रिया विशेषण क्या कहलाता है, अव्यय। और अव्यय जो है वो अव्यय की परिभाषा क्या है, जिसका रूप कभी बदलता नहीं है, जो कभी व्यय नहीं होता, जो कभी खर्च नहीं होता, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष का जिस पर कोई असर नहीं पड़ता, वह अव्यय है। अब यहां राम की जगह यदि मैं सीता रख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीता धीरे धीरे नहीं होगा, धीरे धीरे जा रही थी वो बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे नहीं बदला। मैं भरपेट खाना खा रहा हूं, अब भरपेट मैं खा रहा हूं तब भी भरपेट आया, और मैं भरपेट खाना खा रही हूं स्त्रीलिंग हुआ तब भी भरपेट शब्द रहा। अब यहां पर जितने भी शब्द ये जो हैं उनका लिंग पर असर नहीं पड़ता। दूसरा अव्ययी भाव समास के देखिएगा, एक तो ये शब्द जो हैं मैं आपको पहचान बता देता हूं, इस पहचान को आप अप्लाई कर लीजिएगा। ये शब्द जो है वो लिंग निरपेक्ष है। लिंग निरपेक्ष का मतलब लिंग के अनुसार ये परिवर्तित नहीं होते हैं। दूसरे ये जो शब्द हैं, ये शब्द वचन के अनुसार विकार प्राप्त नहीं होता। इसमें इन शब्दों का अव्ययी भाव समास के किसी भी शब्द का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास एक शब्द था दिन, याद कीजिएगा अभी कुछ समय पहले मैंने कहा कि जो पद पहले अव्यय नहीं था लेकिन उसमें उपसर्ग जुड़ने से अव्यय हो गया, अनअव्यम अव्यम भवति, जो पहले अव्यय नहीं था लेकिन बाद में अव्यय बन गया। तो यहां पर देखिएगा दिन शब्द को ले लेते हैं। अब ये दिन शब्द संज्ञा शब्द है। कैसा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। इस केवल दिन शब्द में जो है वचन के अनुसार रूपांतरण हो जाते हैं, कारक के अनुसार रूपांतरण हो जाते हैं। दिन का दिनु बनता है, कारक के अनुसार होता है दिन में, है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, दिनु दिनु दिन में, इस तरह से कारक और वचन के अनुसार रूपांतरित हो रहा है। लेकिन यदि मैं इसके साथ में प्रति उपसर्ग जोड़ दूं, अब ये शब्द क्या बना बोलो,
प्रतिदिन। अब मैं यदि यह कहूं कि मैं प्रतिदिनों वहां जा रहा हूं तो यह बात गलत हो जाएगी, यह वाक्य गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि अव्यय भाव समास के जितने भी उदाहरण है वह उसमें से कोई भी शब्द वचन के बहुवचन नहीं बनाया जा सकता उसका। यह गिन के गांठ बांध लीजिएगा, कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए। तो यहां पर प्रतिदिन से तो दिनों बन रहा था, लेकिन प्रति जुड़ गया तो नहीं बनेगा। इसी तरह से मैंने कहा आ दिन, इसी तरह से मैंने कहा अनुदिन, इसी तरह से मैंने कहा उपदिन। तो मित्रों अब इसका हम जो है प्रतिदिन, इस दिन से कितने पद बने हमारे अव्यय भाव के? प्रतिदिन शब्द बना, आदिन शब्द बना, अनुदिन बना, उपदिन बना। अब यहां पर देखिएगा प्रतिदिन का विग्रह क्या करोगे। पहले की कक्षा को याद कीजिएगा, मैंने ये कहा था कि समास या समस्त पद में आए हुए जो समस्त पद है, जो पद हैं, उनका पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता। लेकिन अव्यय भाव समास जो है उसमें विग्रह महत्वपूर्ण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका केवल अर्थ लिखना होता है। प्रतिदिन किसको बोलोगे आप? हर एक दिन, प्रतिदिन जा रहा हूं मानी हर दिन जा रहा हूं। यहां पर इसका दो तरह से हम प्रतिदिन का विग्रह कर सकते हैं। प्रतिदिन का विग्रह करने में दो तरह की चीजें होती है। एक तो मैं ये कह सकता हूं दिन दिन, अब ये दिन दिन फिर से अव्यय भाव बन गया। या मैं प्रतिदिन का एक विग्रह और कर सकता हूं, हर दिन। इसी तरह से आ दिन मानी दिन तक, अनुदिन दिन के पीछे दिन, उपदिन दिन के समीप दिन। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, उपसर्ग से एक शब्द से कितने शब्दों का निर्माण हमने किया, लेकिन इनमें से फिर आ दिनों या अनुदिनों, प्रतिदिनों इस प्रकार का शब्द नहीं बनना चाहिए। तो यह ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने आपको यह बताया है कि अव्यय भाव समास वहां होता है जहां पर पहला पद उपसर्ग हो, लेकिन इसमें एक विशेष चीज क्या थी, यदि कोई उपसर्ग संज्ञा की विशेषता बताता है तो वहां पर हमें अव्यय भाव समास नहीं कहना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर हमने ये कहा अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अव्यय भाव समास का मतलब क्या है? जो शब्द व्यय नहीं होते। किसके अनुसार व्यय नहीं होते? लिंग वचन कारक के अनुसार व्यय नहीं होते। तो ऐसे शब्द क्या बन जाते हैं वाक्य में? बोलिएगा, क्रिया विशेषण बन जाते हैं। आप यदि मेरी एक बात को भी ध्यान से सुन लो तो यहां पर आप कभी भी जीवन में अव्यय भाव समास गलत नहीं करोगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। जैसे राम धीरे धीरे जा रहा है, सीता धीरे धीरे जा रही है, इसमें कौन नहीं बदल रहा? लिंग बदल रहा है, कर्ता बदल रहा है। यहां पुल्लिंग का कर्ता था, यहां स्त्रीलिंग का कर्ता है, लेकिन धीरे धीरे नहीं बदला। इसी प्रकार फिर हमने कहा कि जो पहले अव्यय नहीं था, लेकिन उपसर्ग जुड़ने से वह शब्द अव्यय बन जाता है। उपसर्ग से बने शब्दों का शब्द जो है वो अविकारी होते हैं। नोट कीजिएगा, उपसर्ग से बने शब्द अविकारी होते हैं, उसमें विकार नहीं होता फिर लिंग वचन के अनुसार। अब यहां पर दिन जो था वह तो संज्ञा थी, उसे दिनों, दिन में इस तरह से विकार हो रहा था, लेकिन प्रति के साथ प्रति जोड़ दिया तो प्रतिदिनों में जा रहा हूं, यह बात मैं नहीं कह सकता। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, पहले अव्यय नहीं था लेकिन बाद में हमने उपसर्ग जोड़ के इसको अव्यय बना दिया। ऐसे शब्द जो वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, जिसका बहुवचन नहीं बने, जो लिंग के अनुसार बदले नहीं, वे सारे के सारे शब्द जो है वो किसके उदाहरण कहलाएंगे? अव्यय भाव समास के उदाहरण कहलाएंगे। और इसके आगे देखिएगा, तो ऐसे कौन कौन से स्थल है अव्यय भाव को, इन शब्दों को पहचानने के लिए अव्यय भाव की पहचान क्या है? तो मित्रों देखिएगा, जहां पर पहला पद, जैसा कि मैंने बताया था कि पहला पद जहां पर उपसर्ग हो जाए तो उपसर्ग कौन कौन से वहां पर आ सकते हैं? यथा उपसर्ग आ सकता है, तथा आ सकता है, यावत उपसर्ग पहले आ जाए तो वहां पर, तावत आ जाए तो, भर उपसर्ग आ जाए तो, हर उपसर्ग आ जाए तो, अनु उपसर्ग आ जाए तो, प्र उपसर्ग आ जाए तो, प्रति उपसर्ग आ जाए तो, अव उपसर्ग आ जाए तो,
वी उपसर्ग आए तो, अति उपसर्ग आए तो, बे उपसर्ग आ जाए तो, ब उपसर्ग आ जाए तो, ला उपसर्ग आ जाए तो, ये जो उपसर्ग हैं यह यदि आप देख लो कहीं पर तो वहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि वहां पर अव्ययभाव समास होगा। इसी प्रकार से प्र, परा, अब, सम, अनु, अनु उपसर्ग हो गया। तो ये उपसर्ग है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई उपसर्ग ऐसा नहीं आ जाए जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए। तो पहला लक्षण तो ये हो गया कि यदि किसी शब्द के, वैसे यहीं से आपसे जो है आपको परीक्षा में उदाहरण कहीं ना कहीं यहां से मिल जाएंगे। यहां पर देखिएगा, यदि आरंभ में किसी शब्द के आरंभ में ये उपसर्ग जुड़े हुए देखो तो वहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, वहां पर अव्ययभाव समास होगा। अब हम इसका एक एक उदाहरण इसका ले लेते हैं। देखिएगा, पहला उपसर्ग मैंने क्या लिखा है, यथा। अब मैं एक शब्द बता रहा हूं, लेकिन आपको इस एक शब्द के साथ में उसी तरह का और जो है अभ्यास करना है। जैसे मैंने कहा यथाक्रम। अब मित्रों इसको रटिए मत, यथाक्रम का आपको अर्थ पूछे या विग्रह पूछे तो क्या करोगे। हम जीवन में बहुत बार कहते हैं कि यथाक्रम आइएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका जो क्रम निर्धारित है उस क्रम के अनुसार, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसा क्रम है वैसा, या फिर कह सकते हैं क्रम के अनुसार, या फिर कैसे कह सकते हैं जैसा क्रम निर्धारित है उसके अनुसार। अब यथा को देखना है आपको। इसी प्रकार से यथा के साथ में शक्ति जोड़ दूं तो क्या होगा, बोलो, शक्ति के अनुसार। या मैंने कहा यथाशक्ति काम किया, यथाशक्ति पढ़ाया, जितनी शक्ति थी उसके अनुसार पढ़ाया। यथा क्रम है, यथा शक्ति है, यथा कार्य है, जैसा कार्य निर्धारित है, यथा गुण है। इसी प्रकार से हम जानते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसी प्रजा है। इसी प्रकार से देखिएगा यावत और जीवन, ये उदाहरण बहुत पूछते हैं, मौज कर लीजिएगा, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। यहां पर त का योग ज से हो रहा है तो संधि भी होगी और शब्द क्या बनता है, बोलो, यावत जीवन। तो यहां पर यावत, यावत का मतलब होता है जब तक है जीवन, यावत जीवन, जब तक है जीवन, तावत जीवन, तब तक है जीवन। इसी तरह से हमने कहा भरसक, सक मानी शक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी तरह से हमने कहा, अब अच्छा इसमें एक आ उपसर्ग और जोड़ दीजिएगा, भरसक बोला, भरपेट बोला, भरपूर बोला। इसी तरह से हमने बोला हर एक, हर दिन, तो यहां पर हर उपसर्ग आ गया, ये हमें ध्यान रखना है। हमने कहा देखिएगा अनुदिन, दिन पर दिन। एक शब्द और बनता है गत, धन अनु, धन गतिक, और ये शब्द बनेगा गतानुगतिक। यह शब्द जो है वैसे विशेषण का काम भी करता है। गत मनी गए वे के, अनु मनी पीछे, गतिक मनी जाने वाला, गए वे के पीछे जाने वाला जो है वह गतानुगतिक है। इसी तरह से प्र उपसर्ग है। आपसे कोई पूछे कि प्रदेश में कौन सा उपसर्ग है तो प्रकृष्ट देश, अव्ययभाव समास हुआ। इसी तरह से प्रति से कोई सैकड़ों शब्द बनते हैं। जैसे मैंने कहा प्रतिदिन, मैंने कहा प्रत्येक मानी हर एक। इसी तरह से मैंने कहा प्रतिबिंब मानी बिंब का बिंब, प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि, या ध्वनि के बदले आने वाली जो ध्वनि है ना। इसी तरह से मैंने कहा व्यपदेश या व्यापार शब्द बोला, वी उपसर्ग आ गया इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। हमने कहा अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, यण संधि भी इसमें हो गई। इसका मतलब क्या है, आवश्यकता से अधिक है। इसी मैंने कहा अत्याधुनिक, जो आधुनिक से भी अधिक आधुनिक है उसको क्या बोलेंगे, अत्याधुनिक। तो ये जो शब्द हैं इन शब्दों के बारे में आपको ध्यान रखना है। आजीवन है, आमरण है, आकरण है, आसमुद्र है, प्रतिध्वनि है, अनुदिन है, अनुगामी है, अनुसरण है। इसी तरह से अनुसार आ जाएगा, जैसा सार है। इसी तरह से शब्द है निधड़क मानी बिना धड़के के।
एक शब्द नी के साथ में कम्मा, निकम्मा बनता है, लेकिन ये निकम्मा शब्द जो है हम जानते हैं सभी, ये विशेषण का भी काम करता है वाक्य में, इसलिए यहां पर जो है निकम्मा बहुब्री समास का उदाहरण भी हो सकता है। एक शब्द बनता है निगोड़ा, गोड़ कहते हैं पैर को, निगोड़ा मानी बिना पैरों का, यह भी वैसे विशेषण का काम कर सकता है कई बार। इसी तरह से ध्यान रखिएगा, नीरव है, निरोग है, निरंकार है, नीरस है, ये जो जितने भी शब्द हैं, नीरस रस रहित है, नीरव ध्वनि रहित है, ये जो शब्द जिनमें यह उपसर्ग आगे, तो यहां पर हमें ये ध्यान रख लेना है कि वहां पर अव्यय भाव समास होना चाहिए। इसी तरह से बखूबी मानी खूबी सहित, बाकायदा, बखूबी शब्द आया, खूबी सहित, बखूबी। इसी तरह से बाकायदा, कायदे सहित, ये बा उपसर्ग इसके अंदर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। बेमतलब, बिना मतलब के, बेवजह, बिना वजह के, बेहिसाब, बिना हिसाब के, तो ये जितने भी जो थे ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से दरवेश है, दर उपसर्ग है, दरवेश। इसी तरह से दर हकीकत शब्द आता है, तो दर उपसर्ग, दर हकीकत। हकीकत में देखिएगा ये इन दोनों के में यहां पर नुक्ता लगता है, दर हकीकत, तो शब्द शुद्धि का भी आप ध्यान रखिएगा, दर हकीकत। हमें यह ध्यान रखना है कि ये यदि उपसर्ग आरंभ में कहीं भी शब्द के आ जाए, लेकिन इससे तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, यह उपसर्ग किसी संज्ञा की विशेषता नहीं बताए, तो वहां पर अव्यय भाव समास होना चाहिए। एक बार फिर से हम इसको अभ्यास करते हैं। जिस शब्द के आरंभ में यथा उपसर्ग, तथा उपसर्ग, यावत आ जाए, तावत आ जाए, भर आ जाए, हर आ जाए, अनु, प्र, प्रति, अ उपसर्ग आ जाए, वि उपसर्ग हो, अति उपसर्ग, बे हो, बा उपसर्ग आ जाए, ला उपसर्ग हो, परा उपसर्ग हो, आ उपसर्ग हो। अब आ का देखिएगा, जैसे हमने कहा आ जानू, अब यहां पर यह शब्द है, जानू का अर्थ क्या है? घुटना, जानू घुटने को कहते हैं, मानी घुटने तक, आ जानू मानी घुटने तक। एक शब्द इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, इसको मौज कीजिएगा। यदि आपसे शब्द पूछा जा रहा है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। यदि आपसे परीक्षा में शब्द पूछा कि निम्न में से किस में अव्यय भाव समास नहीं है, एक शब्द आपको दिया था आ जानू, एक शब्द आपको दिया आबाल वृद्ध, एक शब्द आपको दे दिया आ जन्म या आ मरण या आ दिन या आशंका। यहां पर आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यदि प्रश्न ये आ जाए कि इन चार में से ये ए है, ये बी है, सी और डी है, ये चार विकल्प आपके समक्ष हो, और यदि कोई परीक्षक आपसे ये पूछ ले कि निम्न में से किस में अव्यय भाव समास नहीं है, तो सोचिए इन चारों में से आपका क्या उत्तर होगा, सोचिएगा। अब मेरी बात याद कीजिएगा, मैंने आपको कहा उपसर्ग पहला आएगा तो वहां पर अव्यय भाव समास होगा, लेकिन हमारे वाक्य में या किसी समस्त पद में ऐसा उपसर्ग नहीं आना चाहिए जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि आ जानू का अर्थ क्या बताया मैंने? घुटना। आ मतलब होता है तक, जैसे हमने कहा कि राजा दशरथ का शासन आ समुद्र था, मानी समुद्र पर्यंत था, वह आजीवन दृढ़ प्रतिज्ञ रहा, मानी जीवन पर्यंत। तो आ जो है उसका अर्थ होता है तक या पर्यंत। आ कंठ, कंठ तक। आ सिर, सिर तक। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है, आ का अर्थ तक होता है। आ मरण अनशन, मानी मरने तक, आ मरण तक अर्थ होता है। आ बाल वृद्ध, बालक से वृद्ध पर्यंत, आ बाल वृद्ध। आ जन्म, जन्म पर्यंत। लेकिन इसका अर्थ क्या है? आ जानू बाहु। यह जो शब्द है ये आप ध्यान रखिएगा, ये अव्यय भाव का उदाहरण नहीं है, यह शब्द जो है बहुब्री का उदाहरण है। क्यों है आइएगा। आ का मतलब होता है तक, जानू मनी होता है घुटना, बाहु मनी भुजाएं। फिर से बोल देता हूं, बाहु मनी भुजाएं, जानू मनी घुटना, आ मनी तक। जिसकी भुजाएं
जिसकी भुजाएं जो हैं, हाथ जो हैं वह घुटने तक हो, ऐसा कौन? भगवान श्री राम का विशेषण यह बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आजानुबाहु जो शब्द है उसके अंदर पहली दृष्टि में अव्ययभाव नहीं है, बहुब्रीहि है। हां, किसी परीक्षक को यही अभिप्रेत हो कि आजानुबाहु में मैं अव्ययभाव ही पूछना चाहता हूं, तो विकल्पात्मक जो परीक्षाएं होती है मित्रों, उसमें हमें ध्यान रखना है। विकल्पात्मक परीक्षाओं में विकल्प को देख करके निर्णय करना होता है कि इस प्रश्न का सही उत्तर यह होगा। आप समझ गए होंगे अव्ययभाव का पहला जो पार्ट जो था वह यह था, ये उपसर्ग जहां पर आ रहे हैं विशेषता नहीं बतानी चाहिए, कोई तीसरा अर्थ नहीं होना चाहिए, ये उपसर्ग आरंभ में जुड़ रहे हैं तो वहां पर अव्ययभाव समास होगा। आइए आगे चलते हैं। दूसरा अव्ययभाव का जो दूसरा लक्षण है वह क्या है? यदि किसी शब्द के अंत में प्रथम पद यदि संज्ञा हो, यदि किसी शब्द के प्रथम पद संज्ञा हो, मानी नाम पद हो, प्रथम नाम पद हो, और अंत में यदि अनुसार शब्द लिखा हो, उत्तर पद अनुसार हो, भर हो, पूर्वक हो, अर्थ शब्द हो, तो याद कीजिएगा यदि प्रथम नाम पद हो और उस नाम पद का जो उत्तर पद है वो अनुसार हो, अर्थ हो, पूर्वक हो, भर हो या फिर पर्यंत हो या फिर उपरांत हो, तो वहां पर हमें अव्ययभाव समास कहना चाहिए। मित्रों फिर से ध्यान रखिएगा, पहला पद कोई नाम पद हो और उस नाम पद के साथ क्या जुड़ा हो? अनुसार जुड़ा हो, या फिर अंत में दूसरा पद पूर्व पद, उत्तर पद भर हो, पूर्वक, अर्थ, पर्यंत या उपरांत हो, तो वहां पर हमें क्या मानना चाहिए? अव्ययभाव मानना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा, लेकिन वहां पर यही ध्यान रखना है कि उसका तीसरा अर्थ नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा अब इसका एक एक हम अर्थ यहां ले लेते हैं। पहला शब्द जैसे मैंने बोला अवसरा अनुसार, तो यहां पर आप इसको कैसे पहचानोगे? अब उपसर्ग है ये अलग बात हो गई, लेकिन अनुसार शब्द आ रहा है, अवसरा अनुसार। इसी प्रकार से मैंने कहा इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार, इच्छा के अनुसार, योग्यता अनुसार, योग्यता के अनुसार। इसी तरह से मैंने कहा विवेक पूर्वक, विवेक के सहित, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के साथ, पूर्वक का अर्थ होता है साथ। तो ये जो शब्द हैं यहां पर हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमने कहा दानार्थ, दान के लिए अर्थ शब्द आगे आ रहा है, संधि करोगे तो दान और अर्थ होता है। हितार्थ, हित के लिए होता है। भोजनार्थ जा रहा हूं, पूछे कि कौन सा समास है भोजनार्थ में, बिना किसी शक के अव्ययभाव समास कीजिएगा, भोजन के लिए। इसी तरह से मैंने कहा मंदिर में भगवान के दर्शनार्थ जा रहा हूं, तो क्या हुआ बोलो? पठनार्थ, दर्शनार्थ, दर्शन के लिए, भोजनार्थ, भोजन के लिए, हितार्थ, हित के लिए, दानार्थ, दान के लिए, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के पूर्वक, कृपा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, विवेक पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। इसी प्रकार से मैंने कहा मृत्यु पर्यंत। अब यहां पर क्या हुआ बोलो? मृत्यु के उपरा, मृत्यु के पर्यंत मानी मृत्यु के बाद में, मृत्यु पर्यंत। इसी तरह से आपने एक शब्द देखा होगा, बहुत बार यह शब्द आता है कि मृत्यु उपरांत। यहां पर कुछ लोग इस शब्द को मृत्यु उपरांत लिखते हैं। मोस्ट कीजिएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यह शब्द गलत है। यहां पर मृत्यु में ऊ ह्रस्व देख रहे हैं आप, लेकिन यहां पर जो है वो दीर्घ है, क्योंकि यहां पर संधि हो गई है। मृत्यु उपरांत किसी भी रूप से सही नहीं है, तो मृत्यु के उपरांत इस तरह से शब्द होगा। विवाह उपरांत, विवाह के उपरांत, विवाह उपरांत गुण संधि हो जाएगी। विवाह, यहां पर तो ओ आ जाएगा, यहां पर यो नहीं आएगा, क्योंकि मूल शब्द मृत्यु था और फिर मृत्यु के साथ में उपरांत शब्द जोड़ दिया, तो उपरांत वाला उ और मृत्यु वाला उ मिलके दीर्घ बन गया, तो शब्द दीर्घ संधि का भी उदाहरण हो गया। तो ये एक तरह से ऐसा शब्द है जिसमें संधि भी है और समास भी है। यहां पर देखिए दीर्घ संधि भी है और समास भी है, दीर्घ संधि समास है। यहां पर संयोग है, योग्यता अनुसार। यहां ये जो शब्द आप देख रहे हो
इस शब्द के अंदर दीर्घ संधि है, इच्छानुसार सब में है। इसी तरह से श्रद्धा पूर्वक जो है वो संयोग का उदाहरण है। मृत्यु पर्यंत, यहां पर संधि नहीं है, यहां पर संयोग ही है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हमारा एक इस सत्र, पीछे वाले सत्रों में हमने कहा था कि जहां पर समास हो जाता है, संक्षेप कर देते हैं, वहां पर यदि आवश्यकता हो तो आवश्यकता के अनुसार हमें संधि भी वहां पर करनी चाहिए। हम ये कह रहे थे, यदि किसी समस्त पद में पहला पद नाम पद हो और उस नाम पद के साथ में बोलिए क्या क्या, अनुसार जुड़ा हो, भर जुड़ा हो, पूर्वक, अर्थ, पर्यंत या उपरांत जुड़ा हो, तो वहां पर अव्यय भाव मानना चाहिए। लेकिन वहां पर एक चीज मैंने आपको कही है कि उसका तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। तो ये देखिएगा, हम जो है अर्थ पर्यंत आ गया, उपरांत आ गया, भर शब्द कैसे, मैंने कहा मैं दिन भर पढ़ता रहा, मानी पूरे दिन, जीवन भर लिखता रहा, मानी कि जीवन भर, पूरे जीवन। इस तरह से आप लोगों को कहीं पर भी समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। कि पहला हमने ये देखा था, देखिएगा अव्यय भाव समास की पहचान में ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए आरंभ में, अव्यय भाव कर दीजिएगा बिना किसी को पूछे। यदि आपको यह शब्द मिल रहे हैं नाम पद के आगे, अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है, इनको महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, मोस्ट कर लीजिएगा। अनुसार कहीं दिखे, भर दिखे, पूर्वक दिखे, अर्थ दिखे। इसे मैंने यहां पर 15-20 शब्द लिखे हैं, लेकिन आपसे 100 शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहां पर हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं पूरा एक, क्योंकि जब हम बिल्कुल आमने सामने होंगे तब वह अलग बात है, लेकिन यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि सिद्धांत यह इसी तरह से कार्य करता है। तो अनुसार, भर, पूर्वक, अर्थ, पर्यंत शब्द आ जाए पांचवा, या उपरांत, छह शब्द रट लीजिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। पहला पद नाम पद हो, उसके बाद में अनुसार, भर, पूर्वक, अर्थ, पर्यंत, उपरांत आ जाए तो अव्यय भाव मानना चाहिए। उदाहरण मैंने आपको दे दिए। चलिए इसके बाद में जो तीसरा स्थल है वह क्या है? अव्यय भाव जो समास है उसकी तीसरी पहचान क्या है? तो आइएगा, पहला था यथा, तथा, यावत, तावत, भर, बे, हर, ये उपसर्ग जहां पर आ जाए, अनु आ जाए, वी आ जाए, प्रति आ जाए, अति आ जाए, आ जाए। दूसरा था जिन शब्दों के आगे वो 6 शब्द हमने अभी आपको बताए, जिस शब्द के अंत में अवसर आ जाए, पूर्वक शब्द के अंत में आ जाए, अर्थ आ जाए, उपरांत शब्द आ जाए, पर्यंत शब्द आ जाए, भर शब्द आ जाए, ये 6 शब्द आ जाए, वहां भी अव्यय भाव है। तीसरा लक्षण ये देखिएगा, यदि किसी शब्द की महत्वपूर्ण चीज है, यदि किसी, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी संज्ञा शब्द की महत्वपूर्ण चीज, यदि किसी संज्ञा पद की पूर्ण या कभी कभी अपूर्ण भी आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास मानना चाहिए। लेकिन आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? पूर्ण और अपूर्ण। कभी अपूर्ण का मतलब है कभी संधि हो जाती है उसके बीच में। अपूर्ण का मतलब वह नहीं है जैसे हमने द्वंद्व समास में पढ़ा था चाय वाय, तो जहां पर सामान्यतः हम ये देखें कि वाय शब्द का शब्दकोश में अर्थ नहीं है, इस दृष्टि से उसको निरर्थक कह दिया जाता है। वैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि वाय का भी वाय के साथ कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। पानी वानी, तो वहां पर वानी का भी कुछ अर्थ निकल रहा था। रोटी वोटी का अर्थ निकल रहा था। कपड़े लत्ते का अर्थ निकल रहा था। लेकिन यहां पर आप यूं समझने के लिए लिख दीजिएगा, यदि एक सार्थक और दूसरा जिसको आप निरर्थक कह रहे हैं निरर्थक होता नहीं है, इन पदों की आवृत्तियां कितनी तरह की होती है देखिएगा। आवृत्तियां मानी शब्दों की पुनरावृत्तियां। यदि एक पद सार्थक है दूसरा निरर्थक है तो वहां पर हमें क्या बोलना चाहिए? द्वंद्व समास बोलना चाहिए। उदाहरण एक में दे देता हूं, पानी वानी। यदि 2 संज्ञा पदों की आवृत्ति हो रही है,
संज्ञा पदों की आवृत्ति, पुनरावृत्ति, तो वहां पर अव्ययी भाव होगा। कैसे? चाय संज्ञा पद है, चाय के साथ चाय जोड़ दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब मैं चाय चाय कहूं और मैं आपसे पूछूं कौन सा समास है, याद रखिए पूर्ण आवर्ती है ये। तो पूर्ण आवृत्ति है, पूर्ण आवृत्ति होने के कारण कौन सा समास हो गया? पूर्ण आवृत्ति हो रही है, अव्ययी भाव समास हो गया। यदि अपूर्ण आवृत्ति हो रही है और मैं आपसे पूछ लूं चाय वाय, ये अपूर्ण का मतलब जो दूसरा शब्द निरर्थक है, तो वहां पर अव्ययी भाव नहीं होगा। क्या होगा सोचिए? द्वंद्व समास होगा। विग्रह क्या होगा? चाय वाय इत्यादि, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हमने आपसे कहा यदि दो विशेषण शब्दों की आवृत्तियां हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, दो विशेषण शब्दों की आवृत्तियां हो रही हैं, तो वहां पर कर्मधारय समास कहना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कीजिएगा। एक सार्थक दूसरा निरर्थक, चाय वाय है ना, पानी वानी, रोटी वोटी, कपड़े लत्ते, स्नान बनान, एक सार्थक दूसरा निरर्थक द्वंद्व होगा। दो संज्ञा पदों की पूर्ण आवृत्ति हो रही है, चाय चाय। अपूर्ण आवृत्ति कैसे होती है? दिनों दिन, है ना, तो अपूर्ण के बारे में बात करेंगे। दो विशेषण शब्दों की आवृत्तियां हो रही है कर्मधारय, कैसे? जैसे मैंने कहा गोरा गोरा, तो दोनों विशेषण हैं। इसी तरह से मैंने कहा लाल सूर्ख या लाल लाल, ऊंचा ऊंचा, लाल है जो कर्मधारय समास होगा उसके अंदर, ध्यान रखिएगा। तीन ही तरह की आवृत्तियां होती है मित्रों। कैसे? एक तो सार्थक निरर्थक वाली, एक संज्ञा पदों की आवृत्ति होती है, एक कभी विशेषण की होती है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? संज्ञा पद की आवृत्ति होनी चाहिए। अब पूर्ण आवृत्तियां कैसे होगी? देखिएगा, मैंने एक पद लिया घर घर। अब मैं आपको इसका पूछूं कि घर घर का विग्रह क्या होगा, तो आपको इसको सोचना है, रटना नहीं है। मैंने कहा कि मैं घर घर गया हूं, इसका मतलब पहले घर गया हूं, उसके बाद भी घर गया हूं। घर के बाद घर, घर घर, वीपसा है यहां पर, इसको वैसे वीपसा कहते हैं, मानी ये पुनरावृत्ति हो रही है। तो घर घर है, नगर नगर है। लेकिन कई बार सर्वनाम शब्दों की भी आवृत्तियां हो जाती हैं, यहां यहां, वहां वहां, जहां जहां मैं गया वहां वहां मुझे वह मिला। इसमें सर्वनाम शब्द हो रहे हैं, संज्ञा तो है ही है, लेकिन इसमें इन पदों में। और यदि आपको पूछे कि यहां यहां कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। हम तीसरा अभिलक्षण पढ़ रहे हैं अव्ययीभाव का। यदि किसी शब्द की, संज्ञा शब्द की, जिसमें सर्वनाम भी आया है, आवृत्ति हो रही है। अब यहां पर नाम पद लिखे तो बहुत ज्यादा और भी अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे संख्या पदों की भी आवृत्तियां हो जाती है। जैसे मैंने कहा एक एक, इसकी जगह कई बार एकाएक कहते हैं। मित्रों देखिएगा, इन दोनों, ये पूर्ण आवृत्ति है, ये अपूर्ण आवृत्ति है। हिंदी में इसको यूं कहा जाता है कि इसमें एक और एक जुड़ा, तो यहां पर दीर्घ स्वर हो गया, संधि हो गई, जिह्वा ने कुछ दीर्घ सा उच्चारण कर लिया, एक एक, एकाएक हो गया। अब देखिएगा, एक एक में पूछे कि विग्रह क्या है, तो एक के बाद एक। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपसे कहूं कि एक एक आइएगा, तो उसका मतलब क्या है? पहले एक को आना है, उसके बाद में एक को आना है। तो एक के बाद एक। लेकिन मैंने कहा एकाएक, एकाएक मानी अचानक, अचानक आना है। तो दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन दोनों में समास वही है। इसका मतलब संख्यावाचक शब्दों की भी जहां पर आवृत्ति हो रही है, सर्वनाम शब्दों की जहां पर आवृत्ति हो रही है, जहां पर संज्ञा शब्दों की आवृत्ति हो रही है, वहां पर अव्यय भाव है। और अव्ययों की तो है ही है, इसको हम अव्यय भी मान सकते हैं। एक एक, यहां यहां, एकाएक। इसी तरह से मैंने कहा दो दो रोटी दीजिएगा, तीन तीन फल दीजिएगा। तो ये संख्याओं की आवृत्तियां जहां हो रही है ना, तो वहां पर जो है हमें अव्यय भाव मानना चाहिए, लेकिन पूर्ण आवृत्ति होनी चाहिए। यदि मैं 3-4 बोल दूं या 2-3 दिन में आ रहा हूं ऐसा बोल दूं, तो वहां पर आपसे कोई पूछे कि 2-3 दिन में कौन सा, 2-3 में कौन सा समास है, तो मित्रों यहां पर ध्यान रखिएगा, सोचिएगा कौन सा समास है। जब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 100 के 100, तो इस तरह से मैं अनंत तक यदि संख्याओं की उसी रूप में आवृत्ति कर रहा हूं, तो वहां पर अव्यय भाव है, कहीं शंका नहीं है। लेकिन यदि मैंने एक पूर्ण दूसरा और कह दिया, 2-3 कह दिया, तो यहां पर
आवृत्ति नहीं है ये, दो पूर्णांक वाचक संख्याओं का, पूर्णांक बोधक विशेषणों का या पूर्णांक वाचक संख्याओं का दो अलग अलग रूप है, एक 2 है एक 3 है। अब मैंने कहा कि मैं 2-3 घंटे में समास पूरा करूंगा, तो यहां पर 2-3 घंटे में कौन सा समास हो गया, 2 अथवा 3। अब ये अथवा किस में लगेगा, ध्यान कीजिएगा, कुछ याद आया होगा आपको। अथवा जिसमें बीच में लगेगा वह वैकल्पिक द्वंद्व होगा। यहां हमें यही ध्यान रखना है कि वहां पर 2-3 में अव्ययभाव समास नहीं होगा। इसी तरह से मैंने कहा डगर डगर, गली गली, दाएं दाएं, बाएं बाएं, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, सामने सामने, पीछे पीछे, आगे आगे, ये जो शब्द, लेकिन ऊपर नीचे अलग बात हो गई। जब मैं ऊपर ऊपर कह रहा हूं तो वह आवृत्ति हो रही है, ऊपर नीचे में ऊपर या नीचे विलोम शब्द है, ऊपर अथवा नीचे, तो यहां पर संज्ञा पदों की आवृत्ति हो जाए। ये पूर्ण आवृत्तियां थी। अपूर्ण आवृत्तियां कैसे होती है, धम धम को जोड़ते हो तो क्या बनता है भाई, धमाधम। इसी तरह से धमाधम है, इसी तरह से सटासट है, इसी तरह से चमाचम है, इसी तरह से धड़ाधड़ है, इसी तरह से हाथ और हाथ को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, हाथों हाथ। इसको हाथ हाथ भी कह सकते हो, लेकिन यहां पर संधि हो गई है, ये हाथों हाथ है ना। धम के बाद धम की आवाज, सट के बाद के सट की आवाज, धड़ के बाद धड़ की आवाज, धड़ के बाद धड़, है ना, हाथों हाथ, लपालप, है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं इस तरह के उदाहरण जो है अपूर्ण आवृत्तियों के माने जाते हैं। बड़बड़ाना, गड़गड़ाना, खटखटाना, भरभराना, भागम भाग, एक शब्द है भागम भाग, ये पूछा भी गया है, भागम भाग, भागने के बाद में भागना। इसी तरह से एक शब्द है लूटम लूट, लूटने के बाद में फिर लूटना। तो ये जो शब्द है लूटम लूट जो शब्द है, मैंने कहा कानू कान खबर नहीं पड़ी, तो ये अपूर्ण आवृत्ति है, कानू कान। यहां पर देखिएगा कान कान संधि हो गया, कानू कान, हाथों हाथ। इसी तरह से एक शब्द पूछा गया है बीच, बीच को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बीचों बीच, मानी बीच के भी बीच में, ठीक बीच में जो है वह बीचों बीच हो जाएगा। इसी तरह से दौड़ा दौड़ी, आप ही आप, खुल्लम खुल्ला, किसी ने किसी, कोई ने कोई। यहां पर देखिएगा यह जो आवृत्तियां हैं, यहां इसको हम अपूर्ण आवृत्तियां कहते हैं। और इसी के साथ अव्ययभाव समास मित्रों समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक बार मेरे साथ फिर से देखिएगा कि अव्ययभाव समास जो है वह कहां होगा। देखिएगा अव्ययभाव का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम अब लेने वाले हैं। ये देखिएगा पहला जो था, ये शब्द जहां पर उपसर्ग पहले आ जाएंगे वहां पर अव्ययभाव होगा। उदाहरण मैंने आपको ध्यान से समझा दिए हैं। आगे का अभ्यास आपको कुछ करना है। हम केवल इतना काम करेंगे कि बीज रोप रहे हैं आप में, वृक्ष आपको खुद को बनना है। इतना जरूर है, इतना अवश्य है कि बीज जो बोए जा रहे हैं वह निश्चित रूप से फल देने वाले होंगे। यहां पर जो बताया जा रहा है वह आपके निश्चित रूप से काम आएगा, लेकिन वह काम तभी आता है, मैंने कल भी कहा था, उससे पहले वाली क्लासों में कहा था कि जीवन के अंदर यदि आप किसी चीज का अभ्यास नहीं करते हो तो बिना अभ्यास के अजीर्णम विषम विद्या, अनभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के जो विद्या जो है वो विष हो जाती है। और पाक्षिको वैयाकरण, यदि आप बार बार किसी चीज को दोहराते नहीं हो तो वो जीवन में आप भूल जाते हो। इन सिद्धांतों को एक बार आपने यदि ठीक ढंग से कर लिया, आप गलतियां इसमें नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि प्रथम पद नाम पद, और उसके बाद में ये शब्द 6 शब्द रटने थे, ये शब्द अंत में आ रहे हैं तो वहां पर अव्ययभाव समास कहना चाहिए। अव्ययभाव समास में यहां पर पूर्ण और अपूर्ण आवृत्तियां कितनी तरह की होती है इसके बारे में हमने बात करी। पूर्ण आवृत्तियां कैसे होती है, अपूर्ण आवृत्तियां कैसे होती है, और इसी के साथ ये अव्ययभाव समाप्त होता है। आइए हम आगे की क्लास में चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके आगे का जो समास हम ले रहे हैं वह क्या है, कर्मधारय। क्योंकि क्रम से तो यदि हम सामान्यतया, वैसे इनका कोई जरूरी नहीं है यही क्रम हो, लेकिन हम जानते हैं कि पुस्तकों में जो क्रम होता है
वह क्या है? पहला अव्ययभाव है, फिर तत्पुरुष है, फिर कर्मधारी है, फिर द्विगु है, फिर द्वंद्व है, फिर बहुब्री है। लेकिन क्योंकि मैंने वहां आपको उस तरह से इस कक्षा को लिया है जिस तरीके से एक समास दूसरे समास के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने जब द्विगु पढ़ाया था तब आपको बहुब्री पढ़ाया था, द्वंद्व अपने आप में अलग था। यहां पर जब मैं अभी आपको अव्यय पढ़ा रहा हूं तो अव्यय के साथ में आपको कर्मधारी समास समझने में बहुत सुविधा होगी। कर्मधारी जो समास है उसमें एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। मित्रों, एक तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ये कहा जाता है कि पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष्य, ये होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। इनका क्रम कोई भी हो सकता है, पहले विशेष्य हो सकता है, फिर विशेषण हो सकता है, पहले विशेषण हो सकता है, फिर विशेष्य हो सकता है। इसी को हम यूं भी कहते हैं कि एक पद उपमान होता है और एक पद उपमेय होता है। जैसे हमने घन और श्याम शब्द लिया, चंद्र और मुख शब्द लिया, भव और सागर लिया, गुरु और देव लिया, तो यहां पर उपमेय उपमान के रूप में ये जाने जाते हैं। और विशेषण विशेष्य क्या है? जैसे मैंने कह दिया सुदिन लिया या कुदिन लिया, तो ये जैसे मैंने सुपुत्र कहा, तो यहां पर देखिएगा पुत्र जो है वो विशेष्य है, सु जो है उससे विशेषता बता रहे हैं। तो यहां पर अभी आप ये समझिएगा, जिस समास में एक पद विशेषण हो, एक पद विशेष्य हो, या एक पद उपमान हो, दूसरा पद उपमेय हो, वहां पर कर्मधारी समास कहना चाहिए। बहुत सरल समास है ये ध्यान रखिएगा। एक इसके अंदर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, जो हम बात करें, यदि विशेषणवाचक पदों की आवृत्ति हो रही विशेषणवाचक पदों की आवृत्ति हो रही है ना, जैसे काला काला, सफेद सफेद, काला खुसट, सफेद जग, लाल सुर्ख, पीला पट, ये जो शब्द है ये आवृत्तियां कहलाती हैं और यहां पर हमें कर्मधारी समास करना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, जैसा कि अभी हमने कहा था कि जहां पर उपसर्ग पहला पद आता है वहां पर हमें अव्ययभाव समास करना चाहिए। लेकिन वहां पर अभी कुछ समय पूर्व की बात को याद कीजिएगा, मैंने ये बताया था, हां ये सत्य है कि जिसमें पहला पद उपसर्ग आता है वह अव्ययभाव होता है। लेकिन यदि कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए, संज्ञा की विशेषता बताए, तो वहां पर कर्मधारी समास होता है। ऐसा उपसर्ग जो संज्ञा की विशेषता बताए वहां पर कर्मधारी समास होता है। तो ऐसे कौन कौन से उपसर्ग हैं देखिएगा, कु उपसर्ग हैं, क उपसर्ग हैं, सु, स, परम, महा, बद, श्रेष्ठ, लघु, अल्प, तीव्र, मंद, खुश, दीर्घ, नव, ये शब्द जो हैं, अब इसमें नव हालांकि उपसर्ग नहीं है, दीर्घ भी उपसर्ग नहीं है, यहां पर तीव्र उपसर्ग नहीं है, अल्प उपसर्ग के रूप में मान भी लिया जाता है, नहीं भी होता है। लेकिन आप अभी ये समझ लीजिएगा कि ये आरंभ में यदि किसी शब्द में देख रहे हो तो ये विशेषतावाचक पद है। अब ये कु का मतलब क्या होता है, ये कु और क में अंतर क्या है? मित्रों, कु जो उपसर्ग है यह हमेशा तत्सम शब्दों में लगता है, कु का क हो जाता है। हालांकि क से भी जो है तत्सम शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कु क, इसी तरह से सु का स बनेगा, स के साथ में हमेशा तद्भव शब्द जुड़ेगा, सु के साथ में हमेशा तत्सम शब्द जुड़ेगा। परम का मतलब आप जानते हैं,
महा मानी बड़ा होता है, बद का मतलब बुरा होता है, अरबी फारसी का उपसर्ग विदेशज उपसर्ग है। श्रेष्ठ शब्द है, श्रेष्ठ का अर्थ जानते हैं, लघु छोटा है, अल्प थोड़ा है, तीव्र तेज है, मंद आप जानते ही हैं, खुश, दीर्घ, नव। इसी तरह से एक उपसर्ग है दुर उपसर्ग है, इसी तरह से दुर उपसर्ग हो गया। तो ये उपसर्ग जो है वो विशेषता बताते हैं, और विशेषता बताने के कारण यहां पर कर्मधारय समास हमें कहना चाहिए। अब देखिएगा, अपन एक एक उदाहरण इसका लेते हैं। कु उपसर्ग है, कोई सैकड़ों शब्द इससे बनते हैं। कुपुत्र शब्द लिया, ये ध्यान रखिएगा, कुपूत नहीं होता, फिर से नोट कीजिएगा, बहुत सारी जगह में देखता हूं कुपूत लिखा होता है, कुपूत नहीं हो सकता, क्योंकि का उपसर्ग जो है वो तद्भव है, और तद्भव उपसर्ग के साथ तद्भव शब्द का भी प्रयोग करना चाहिए। पुत्र तत्सम है, पूत उसका तद्भव है, कुपुत्र है। इसी तरह से हमने कहा कुसंग है, कुसंग है, कपूत है, कुदिन है, कुराजा है। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अब ये देखिएगा, पुत्र शब्द आपसे कोई पूछे तो ये क्या है, आप समझ गए होंगे, ये विशेष्य है, और पुत्र विशेष्य है, और कु क्या है, उसका विशेषण है। तो मित्रों, कु का अर्थ क्या है, बुरा। अब यहां पर इसका आप विग्रह कैसे करोगे, बुरा। कर्मधारय समास में विग्रह जो है उसके दोनों पदों के बीच में क्या आता है जो, या फिर है समान, है जिसके समान, या है जो समान, और जो उपमेय उपमान वाले हैं उसमें रूपी शब्द का प्रयोग होता है। यहां पर देखिएगा, बुरा है जो, पुत्र। पुत्र की विशेषता बताई गई है इस उपसर्ग से कि पुत्र कैसा है, बुरा है। कुसंग, बुरा है जो संग। कपूत, बुरा है जो पूत। कुदिन, बुरा है जो दिन। कुराजा, बुरा है जो राजा। अब यहां पर एक बात हमें विशेष करके ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास जो है वो किसका समास है, सामान्यतया विशेषण विशेष्य का या विशेष्य विशेषण का समास है। हमें ध्यान इसमें यह रखना है कि विशेष्य का जो लिंग होगा, नोट कीजिएगा, विशेष्य का जो लिंग होगा विशेषण का भी वही लिंग होना चाहिए। यदि आपका विशेष्य पुल्लिंग है तो आपका जो विशेषण होगा वह भी पुल्लिंग होगा कर्मधारय समास में, यह ध्यान रखना है अपने को। जैसे मैंने कुपुत्र कहा तो पुत्र जो शब्द था वह पुल्लिंग था, तो कु का अर्थ हमने आप ऐसे भी कर सकते हो, कु को कोष्टक में लिख ले, बुरा है जो पुत्र। और यदि मैं यहां पर कुपुत्री कह देता या कुमति कह देता तो क्या होता, कु लिख करके बुरी है जो मति, बुरी है जो पुत्री। यह हमें ध्यान रखना है, यहां पर पुत्री के साथ में बुरा नहीं आ सकता। बुरा है जो पुत्री करोगे गलत हो जाएगा, बुरी है जो पुत्री, यह ध्यान रखना है। वैसे कु लिखो, कु लिख करके जिसमें लिखने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आप ऐसे कर सकते हो, बाकी विकल्प आपको देखना है, विकल्प में क्या आया उसके अनुसार आपको निर्णय करना होगा। इसी तरह से देखिएगा, हमने कु किया, कु क किया, सु देखिएगा, जैसे हमने कहा सुपुत्र, अब आप समझ गए होंगे सुपूत नहीं हो सकता, सपूत हो सकता है। दोनों का अर्थ एक ही है दोनों, लेकिन शब्द अलग अलग है। सुपुत्र अच्छा है जो पुत्र, सुपुत्री विग्रह कीजिएगा अपने आप, सुपुत्री क्या करेंगे बोलिएगा, सु कोष्टक में अच्छी है जो पुत्री। सुमति अच्छी है जो मति। सपूत अच्छा है जो पूत। यहां पर सपूती नहीं कर सकते कि अच्छी है जो पूती, यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कहीं इस तरह से सेटिंग करके शब्द मत बनाने लगिएगा।
ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से मित्रों कु हो गया, सु हो गया, स हो गया, परम। अब देखिएगा आपके सामने एक उदाहरण आया, परमाणु आपसे पूछा जा रहा है कौन सा समास है। यहां पर मेरी बात को ध्यान रखिएगा, इनको रट लीजिएगा। बोलो, कु, क, सु, स, परम, महा, बद, श्रेष्ठ, लघु, अल्प, तीव्र, मंद, खुश, दीर्घ, नव, दूर, बहु। बहु भी उपसर्ग है, बहुवचन, बहुरूपिया, बहुलोक, बहुरंग, बहुधंधी, बहुकर्म। तो ये जहां पर पहले देख लो आप, तो वहां पर कर्मधारी समास करना है आपको। परमाणु का विग्रह क्या करोगे, बीच में है जो लगाना है आपको, मैंने बताया परम है जो अणु। इसी तरह से हमने कहा परमायु, परम है जो आयु, परम पुरुष, परम है जो पुरुष, परमात्मा, परम है जो आत्मा, परम गति, परम है जो गति। तो परम का उदाहरण देखा। महा का देख लीजिएगा, महापुरुष, क्या विग्रह करोगे बोलिएगा, महान है जो पुरुष, महाराजा, क्या करोगे बोलो, महान है जो राजा। लेकिन मित्रों एक और महत्वपूर्ण शब्द लिखिएगा, नोट कीजिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि महारानी का विग्रह क्या होगा, तो यहां पर एक बहुत बड़ी भूल हम कर देते हैं। यह बात पढ़िएगा कि विशेषण, विशेषी का जो लिंग होगा, विशेषण का भी वही लिंग होगा। पहले आप यह निर्धारित कर लें कि महारानी जो पद है इसमें विशेष्य क्या है, तो यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रानी पद इसमें विशेष्य है, महा उसका विशेषण है, और रानी किस लिंग में है, सभी जानते हैं स्त्रीलिंग में है। तो इसका विग्रह जो है महान, तो फिर पुल्लिंग का विशेषण हो जाएगा। जैसे श्रीमान से श्रीमती बनता है, भगवान से भगवती बनता है, बुद्धिमान से बुद्धिमती बनता है, शक्तिमान शक्तिमती, धीमान धीमती, हीमान हीमती। इसी प्रकार से महान से महती है जो रानी। पूछा गया है प्रश्न, यह ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। महान है जो रानी नहीं करोगे, महासमुद्र, महान है जो समुद्र, लेकिन महानदी, महती है जो नदी। हिंदी भाषा चूंकि हमारी राजभाषा है मित्रों, राष्ट्रभाषा और राजभाषा ये दो रूप है। राजभाषा का विग्रह क्या होता है, राज काज की भाषा, राज्य की भाषा राजभाषा कहलाती है। लेकिन राष्ट्रभाषा का मतलब राष्ट्र के अधिसंख्यक लोगों के संपर्क की भाषा। और हिंदी ने, यही कारण है कि जब हम राजभाषा की बात करते हैं तो वहां पर सिद्धांत आएगा। और आप जितने भी मेरे मित्र सुन रहे हैं, ये सभी ध्यान रखिएगा, आप राजभाषा की परीक्षा देने जा रहे हो, राष्ट्रभाषा की परीक्षा नहीं होती। राष्ट्रभाषा तो हमारी संपर्क की भाषा है। राजभाषा में कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। यहां पर वैयक्तिकता नहीं चलती। बहुत सारे सज्जन यह कहते हैं कि हिंदी में यह प्रचलित हो गया है। मित्रों, यह हिंदी में प्रचलित हो गया है, यह बात जो है यह हिंदी के प्रतिकूल जाती है। हमें इसको सुधारना होगा। और इस बात को सुधार, क्योंकि आप 5 पुस्तकें लेके आओगे, यह आपके हृदय की बात मैं कह रहा हूं। उन 5 पुस्तकों में अलग अलग है, 5 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो 5 शिक्षक अलग अलग पढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या, किस बात को सही मानना चाहिए, तो यहां पर जो मैं कह रहा हूं उसको सही मानना चाहिए। यह बात गलत है, बिल्कुल मत मानिएगा जो मैं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं उसके सत्य को प्रमाणित कीजिएगा, पुस्तकों में जाइएगा, उसके सिद्धांतों को जाइएगा। कर्मधारी समास विशेषण विशेषी का समास है, और इसलिए यहां पर विशेष्य का जो लिंग होगा, विशेषण का भी वही लिंग होना चाहिए। यहां पर चूंकि विशेष्य रानी जो है वह स्त्रीलिंग है, तो उसका विशेषण महान नहीं हो सकता। महासमुद्र में महान है जो समुद्र हो सकता है। महर्षि, महान है जो ऋषि। इस प्रकार से महापुरुष, महान है जो पुरुष। हम इस प्रकार से इसका विग्रह करते हैं। मित्रों आइएगा, कर्मधारी को आगे बढ़ाते हैं। बद, यहां पर देखिएगा, हमारा एक शब्द है सु, और एक शब्द जैसा कि उपसर्ग लिया मैंने कु। अरबी फारसी में सु के लिए क्या है बोलिएगा, खुश का प्रयोग किया जाता है, और कु के लिए नहीं, दूर के, सु और दूर है, एक उपसर्ग है सु, एक उपसर्ग है दुर। अब हम एक शब्द बनाते हैं, दुर के लिए बद का प्रयोग किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा। हमारे भारतीय शब्द क्या है, सुगंध।
अब सुगंध का अर्थ क्या है? अच्छा है जो गंध करोगे गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखिएगा वही मारानी वाली बात है। गंध जो शब्द है, गंध, हम बहुत बार यह कहते हैं कि गंध आ रही है। देखिए गंध कोई अच्छी होती है ना बुरी होती है। यदि सु लगाते हो तो सुगंध है, सु मनी अच्छी है जो गंध। और इसकी जगह क्या प्रयोग करते हो? दुर्गंध। इसका विपरीतार्थक है। यहां पर गंध का जो विदेशज शब्द है वो बू है। अच्छी चाहिए तो खुश जोड़ दो तो खुशबू बनेगा। दुर्गंध का समानार्थक क्या है कि बदबू है, बू बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। अब सुगंध अच्छा है जो, अच्छी है जो गंध, दुर्गंध बुरी है जो गंध। खुशबू, खुश लिख करके अच्छी है जो बू, बदबू बुरी है जो बू। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि खुश और बद और सु और कु वाला, दुर वाला मैं आपको बता चुका हूं, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए बद श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ है जो पुरुष, श्रेष्ठात्मा, श्रेष्ठ है जो आत्मा, श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ है जो जन। इसी तरह से देखिएगा लघु, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, लघुतर। देखिएगा यदि मैं आपसे कहूं कि लघुतर और लघुतर, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको गलत बता देते हैं या इसको सही बता देते हैं। दोनों सही है शब्द। ये लघुतर जो है इसमें तर प्रत्यय है, विशेषण की उत्तरावस्था है ये। जैसे वृहत्तर, जैसे प्रियतर, जैसे सुंदरतर, जैसे महत्तर, लघुतम, महात्म, महत्तम, समापवर्त्य। तो लघुतर शब्द में तर प्रत्यय मानी उससे छोटा, और लघु उत्तर, यहां पर समास नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर तर प्रत्यय है, उसका अर्थ है लघु, उससे लघु, एक कोई वस्तु है उससे लघु है। लेकिन यहां पर इसका विग्रह क्या करोगे? यहां पर देखिएगा यह जो शब्द है उसमें दीर्घ संधि भी हो गई है, तो क्या विग्रह करोगे? संधि विच्छेद क्या करोगे? लघु और उत्तर। लघु है जो उत्तर, माने उत्तर की विशेषता, क्योंकि एक दीर्घोत्तर भी होता है, दीर्घ है जो उत्तर। यहां पर हमें ध्यान यही रखना है जहां पर लघु शब्द आ जाए। इसी तरह से लघु भवन, लघु है जो भवन, लघु आयु, लघु है जो आयु। इसी तरह से अल्प, जैसे हमने कहा अल्प संख्या, तो क्या विग्रह करोगे? बोलो, अल्प है जो संख्या, अल्प बचत, अल्प है जो बचत। तीव्र गति, तीव्र है जो गति, तो तीव्र आ गया। उसके बाद में मंद, यहां पर देखिएगा मित्रों, मंद बुद्धि। यदि मैं एक शब्द का प्रयोग करूं मंद बुद्धि, अब इसका भी यहां हमें यह देखना है कि मंद बुद्धि किसी का विशेषण भी बनता है, तीसरा अर्थ होता है तो बहुब्री होगा। मंद है जो बुद्धि होगा, तो यहां पर बुद्धि की जब केवल विशेषता ही बतानी है तब तो इसमें कर्मधारी होगा। और मंद बुद्धि जा रहा है, तो वहां पर हमें बहुब्री करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि कभी जा नहीं सकती। लेकिन उसकी बुद्धि मंद है, तो वहां पर जब हमें बुद्धि को ही मंद बताना है तब कर्मधारी होगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। मंद बुद्धि किसी का विशेषण भी होता है, किसी व्यक्ति का नाम मोहन है, उसका विशेषण ये हो सकता है मंद बुद्धि। इसी तरह से, और इसका एक बहुत अच्छी और चीज बताता हूं, यदि मंद को उपसर्ग के रूप में प्रयोग करोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन बुद्धि के साथ में आगे मंद जोड़ दोगे तो बुद्धिमंद, बुद्धि वाला, अक्लमंद, अक्ल वाला, धनमंद, धन वाला। मंद प्रतीक के रूप में भी काम आता है, उपसर्ग के रूप में भी काम आता है। लेकिन अभी हम यहां पर आपको क्या सिखा रहे हैं? उपसर्ग वाले जो विशेषता है। इसी खुश हो गया हमारा दीर्घ, दीर्घ वृक्ष, दीर्घ है जो वृक्ष। नव युवक, नव है जो युवक। दुर्गंध हम आप बात कर चुके हैं, बुरी है जो गंध। दुर्भावना, बुरी है जो भावना। दुर्मति, बुरी है जो मति। दुर्संग, बुरा है जो संग। बहुवचन, बहुत है जो वचन। बहुरूप, बहुत है जिसके रूप। और बहुरूपिया, बहुत रूपों वाला। बहुरूपिया क्योंकि विशेषण शब्द बन जाता है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। एक इसके अंदर महत्वपूर्ण उपसर्ग मित्रों और होता है सत। देखिएगा
हमने आपसे कहा सज्जन। अब इसमें आपको थोड़ा सा संधि का भी ज्ञान होना चाहिए। सत और जन, त का योग ज से हुआ तो त भी ज बन गया, शब्द क्या बनता है? सज्जन। समास पूछे तो क्या होगा? कर्मधारी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जन की विशेषता बताइए, कैसा जन है कि सत है जो जन। इसी तरह से जो है सदगति, अच्छी है जो गति। सद्भावना अभी अभी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सद्भावना, सत है जो भावना। सतयोग, सत है जो योग। इसी प्रकार से शुभ शब्द किसी के आरंभ में आ जाए, शुभावसर, शुभ है जो अवसर। शुभ दिन, शुभ है जो दिन। हमें यह ध्यान रखना है कि यह उपसर्ग या इस प्रकार के शब्द आ जाए। इसके अलावा यदि किसी शब्द के आरंभ में रंगवाची शब्द आ जाए तो वहां पर भी कर्मधारी होना चाहिए। रंगवाची शब्द आए तो वहां पर भी हमें कर्मधारी शब्द, कर्मधारी समास करना चाहिए। जैसे एक हमने शब्द लिया पीत शाटिका। शाटिका साड़ी को कहते हैं, पीत है जो शाटिका, पीत उसका विशेषण है और रंगवाची है। तो जहां पर पहले समस्त पद में रंगवाची शब्द आ जाए तो वहां पर हमें कर्मधारी समास करना चाहिए। इसी तरह से हमने कहा पीत पर्ण, पीले है जो पर्ण। पीत रंग, पीला है जो रंग। लेकिन मित्रों एक शब्द फिर से महत्वपूर्ण, हमने एक शब्द लिया पीतांबर। थोड़ा इसके बारे में रुक करके बात करने की आवश्यकता है हमें। देखिएगा पीतांबर शब्द का अर्थ क्या है। मित्रों पीतांबर शब्द में दो पद हैं, एक है पीत और दूसरा है अंबर। अब यहां पर अंबर के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है इसका अंबर का वस्त्र और एक अर्थ है इसका आकाश। अंबर आकाश को भी कहते हैं, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं। अब हमें यह ध्यान रखना है कि यहां पर इसका अर्थ क्या है। तो पीत का मतलब पीला होता है, पीला आकाश नहीं होता है, हम जानते हैं नीला आकाश होता है, नीलांचल, नील गगन के तले नील गगन होता है। तो यहां पर आकाश वाला अर्थ तो होगा नहीं, तो यहां वस्त्र पीछे बच गया। अब इस पीत के साथ जोड़ लो तो वस्त्र विशेषी हो गया और पीत विशेषण हो गया। क्या विग्रह करते हैं हम? पीत है जो वस्त्र। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी समस्त पद या जो कोई भी पद हमारी संस्कृति में हमारे साथ जुड़ा किस दिन था, किस रूप में जुड़ा था। यदि दिन डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन वो जुड़ा किस दिन था, यह बात महत्वपूर्ण है। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि पीत है जो वस्त्र, हां यह सत्य है कि वस्त्र पीला होता है, हां यह सत्य है। लेकिन यह शब्द का निर्माण, इस शब्द का निर्माण प्रथम बार प्रथम दिवस पे जब हुआ तब किसके लिए हुआ? भगवान विष्णु के लिए, विष्णु के अवतार कृष्ण। तो विष्णु और कृष्ण इन दोनों के लिए पीतांबर शब्द का प्रयोग होता है। यहां पर क्या करोगे आप? पीत है अंबर जिसके, पीत है अंबर मनी वस्त्र, कोष्टक में चाहो तो वस्त्र लिख सकते हो, वस्त्र, वह कौन है? पीतांबर। अब एग्जामिनर आपसे यदि परीक्षक पीतांबर शब्द को देकर के समास पूछे तो वैसे तो केवल पीतांबर देकर के पूछ रहा है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा मैंने कहा कि शब्द की उत्पत्ति पीले वस्त्र के लिए तो कतई नहीं हुई। यह पीतांबर शब्द भगवान विष्णु और कृष्ण का विशेषण है, इसलिए इस शब्द में कर्मधारी समास ही हमें कहना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कई बार कर्मधारी और बहुब्री कहना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कई बार कर्मधारी भी होता है और बहुब्री भी होता है। ऐसी स्थिति में भी हमें वरीयता जो है वो बहुब्री को देनी चाहिए। मैंने अभी पहले भी कहा था कि बहुब्री जो समास है वह अर्थ प्रधान समास है। तो मित्रों इसके साथ यह ध्यान रखिएगा। अब मैं यदि इसका वाक्य में प्रयोग करके पूछूं, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है किसी भी समस्त पद में समास का होना उसके विग्रह पर और उसके वाक्य में प्रयोग पर निर्भर करता है। दो चीजें जरूर देखिएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि कहां चले राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, लिखिएगा कहां चले राम नाम का पीतांबर तन पर डाले।
यहां पर जो ये पीतांबर शब्द है, यह पीतांबर शब्द जो है कर्मधारी समास का उदाहरण है, क्योंकि बहुत स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि पीला वस्त्र राम नाम जिस पर मुद्रित है, अंकित है, ऐसा वस्त्र डाल करके कहां जा रहे हो, यह इसका अर्थ है। और इसी प्रकार से मैंने कहा कि पीतांबर सूख रहे हैं, तो यहां पर पीतांबर का मतलब पीले वस्त्र ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। पीतांबर सूख रहे हैं, तो पीतांबर क्योंकि भगवान विष्णु को सुखाया नहीं जा सकता कि उसको जो है डोरी पे सुखा दीजिएगा, जब सूख जाएंगे तो उतार लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, वाक्य प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं आपसे यह विग्रह करके पूछूंगी पीत है जो वस्त्र कौन सा है, तो वहां पर हमें फिर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहां पर क्योंकि विग्रह महत्वपूर्ण है, तो वहां पर कर्मधारी समास होगा। इसी तरह से हमने कहा श्वेतांबर, वैसे श्वेतांबर और दिगंबर दो जैन संप्रदाय में दो शाखाएं हैं, लेकिन यहां पर श्वेत है जो अंबर, तो श्वेत शब्द आ गया, श्वेत शाटी का शब्द आ गया, तो इनके अंदर हमें ध्यान रखना है, रंगवाची शब्द इसके अंदर आ रहे हैं। इसी प्रकार से श्याम घन, श्याम घन शब्द आया, तो श्याम घन का मतलब क्या है, श्याम है जो घन मनी बादल, और इसी तरह से श्याम नंदन या कोई इस प्रकार का श्याम शब्द, श्याम रंगवाची शब्द है, तो हम ये बात कर रहे हैं रंगवाची शब्द जहां पर आ जाए। इसी प्रकार से श्याम वर्ण, श्याम है जो वर्ण, रक्त कमल, रक्त जो है वो रंगवाची शब्द है, मित्रों ध्यान रखिएगा, रक्त जैसा है जो कमल, काला पानी, काला है जो पानी, वैसे काले पानी की सजा भी होती थी, तो विशेषण बनेगा तो बहुब्री बनेगा, काला पानी। इसी प्रकार से काली मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, है ना। इसी प्रकार से एक शब्द है कृष्ण काक, कृष्ण मनी काला, काक मनी कौवा, काला है जो कौवा, कृष्ण है जो काक। एक शब्द और महत्वपूर्ण है जो बार बार भ्रम उत्पन्न करता है, एक शब्द है नीलकंठ। अब मित्रों ध्यान रखिएगा, नीलकंठ नाम सुनते ही आपके मन में कौन से देव आते हैं, भगवान शिव आते हैं। नीला है कंठ जिसका, या नीला कंठ वाला, या कंठ है जिसका नीला, वह देव विशेष। तो यहां पर नील शब्द जो है वो रंगवाची है, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रंगवाची शब्द पहला है, तो वहां पर कर्मधारी समास करना चाहिए। इसमें नीला शब्द जो है वो, नील शब्द जो है वह रंगवाची है। नील, हरित, कृष्ण, हम जानते हैं ये रंगवाची शब्द है। हिंदी में जब इसका विग्रह करते हैं तो कुछ लोग नील है जो कंठ ऐसा बोलते हैं, तो वहां पर भ्रम उपस्थित होता है, तो हमें नीला है जो कंठ कहना चाहिए। और अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि नीलाकंठ ये शब्द फिर से वहीं पर हमें लौटना पड़ेगा कि नीलकंठ शब्द का हमारी शब्द संस्कृति में प्रवेश कैसे हुआ, ये किस दिन हमारे शब्द आया। यह शब्द जब पहली बार उत्पन्न हुआ था, जब किसी नीले कंठ वाले के लिए नहीं हुआ था। मैं नीला कंठ करके आ जाऊं तो मुझे आप बहुरूपिया कह सकते हो, भगवान शंकर तो नहीं कर सकते, शिव मुझे नहीं कह सकते कि ये शिव भगवान आ गए हैं, मांग लीजिए जो चाहिए, आज तो साक्षात आ गए हैं। तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा, नीलकंठ शब्द का पहला विग्रह नीला है, कंठ जिसका होगा। इस दृष्टि से यह शब्द भगवान शिव का विशेषण बना है, क्योंकि उन्होंने जब हलाहल पिया था तो कंठ जो है वो नीला हो गया था। अब इसी प्रकार से मैंने कहा नीलकंठ आकाश में उड़ गया, तो नीलकंठ जो है मयूर को भी कहते हैं, नीला कंठ होता है उसका, हम देखते भी हैं, ये ध्यान रखिएगा, वहां पर कर्मधारी समास होगा। इसी तरह से नीलकंठ पक्षी आ गया है ना, तो इस तरह से आए तो ध्यान रखिएगा। एक शब्द हमने कहा नील गाय, तो यहां पर भी हमें ध्यान रखिएगा, हमें ध्यान रखना चाहिए कि नील गाय का विग्रह कैसे करोगे। गाय जो है वो विशेष्य है, विशेष्य स्त्रीलिंग का है, तो नीला है जो गाय नहीं करना है, नीली है जो गाय करोगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमने नील गगन कहा तो नीली है जो गगन नहीं कह सकते, नीला है जो गगन। मित्रों ध्यान रखिएगा, शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमने
कर्मधारी जो समास है उसके बारे में यहां से बात शुरू करी। विशेषण विशेषी होता है, उपमान उपमेय होता है, सुदिन कुदिन विशेषतावाचक पदों की आवर्ती हो जाती है। इसी प्रकार से देखिए ऐसा उपसर्ग जो संज्ञा की विशेषता बताए वहां पर कर्मधारी समास होता है। तो ऐसे कौन कौन से उपसर्ग हो सकते हैं? यहां पर इस पूरी कक्षा के अंदर जो चीज जो स्मरण करने की है, रटने की है, वह यह है, ये उपसर्ग पहले आ रहे हैं तो वहां पर हमें कर्मधारी समास कहना चाहिए, किसी तीसरे का विशेषण नहीं बनना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज थी, क्या महत्वपूर्ण चीज थी कि विशेषण विशेषी का समास होता है, विशेषी का जो लिंग होता है वही विशेषण का वही लिंग होना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना था। उसके बाद में हमने ये जो सज्जन सद्भावना इसकी बात करी, रंगवाची शब्द आरंभ में आ जाए तो वहां पर हमें जो है कर्मधारी समास ही कहना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है। मुझे ध्यान में आ रहा है जैसे अंधविश्वास, लिख लीजिएगा, अंधविश्वास शब्द आ गया तो विग्रह क्या करोगे? अंधा है जो विश्वास। इसी तरह से अंध भावना, अंधी है जो भावना। इसी तरह से अध कचरा, आधा है जो कचरा। अध सीजा, आधा है जो सीजा, यहां सीजने की विशेषता बताई जा रही है। अध नंगा, आधा है जो नंगा। ये सब समास, ये सब शब्द भी कर्मधारी समास के अंतर्गत ही आते हैं। हमें इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है मित्रों। इसके साथ ही यहां पर हमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार विशेषण उभय पद कर्मधारय, विशेषणों उभय पद लिखिएगा, विशेषणों उभय पद कर्मधारय। विशेषण उभय पद का मतलब क्या है? जब समस्त पद में आए दोनों पद विशेषण हो तो वहां पर भी कर्मधारी समास होता है। कैसे देखिएगा, जैसे मैंने कहा मोटा ताजा, विग्रह क्या करोगे इसका? मोटा है जो, ताजा है जो, या ताजा है, या मोटा है जो ताजा, इस तरह से, लेकिन मोटा है जो, ताजा है जो, इस तरह से हमें इसका विग्रह करना है। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि मोटा भी विशेषण है, ताजा भी विशेषण है। कई बार परीक्षाओं में जब कुछ प्रश्न पत्र कठिन होता है तो ये इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि मोटा ताजा देकर के आपको ये पूछ ले कि इसमें कौन सा कर्मधारी है, तो कर्मधारी का ये उपभेद ही एक तरह से विशेषणों उभय पद कर्मधारी है। इसी तरह से लाल पीला, लाल पीला शब्द आ गया, दोनों विशेषण है। अच्छा बुरा शब्द आ गया, यद्यपि विलोम शब्द भी है, मैंने वहां पर भी एक शब्द उन्नता उन्नत जब बताया था वहां पर भी मैंने आपको ये बताया था। तो लाल पीला है, अच्छा बुरा, उन्नता उन्नत है, काला स्याह है, छोटा मोटा है, काला स्याह शब्द आ जाए, छोटा मोटा आ जाए। ये दोनों, ये जो दोनों लिख रहा हूं, ये समस्त पद, इनके अंदर सारे के सारे ये दोनों पद जो है वह विशेषण है। बड़ा छोटा आ जाए, सीधा साधा आ जाए, बड़ा छोटा। इसी तरह से सीधा साधा शब्द आ जाए, लाल सुर्ख शब्द आ जाए, काला कट शब्द आ जाए, काला है जो कट, लाल है जो, सुर्ख है जो, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। सफेद, सफेद झक शब्द आ जाए। तो यहां पर जो है ये दोनों जो शब्द हैं ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं वाक्य के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। गोरा गट आ जाए, लाल चट आ जाए, गोरा गट, लाल चट, पीला पट शब्द भी होता है। तो ये जो शब्द हैं यहां पर ये हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें विशेषणों उभय पद है, जिसमें दोनों पद विशेषण आ रहे हैं, वहां पर भी हमें कर्मधारी कहना चाहिए। जैसा कि देखा हमने, मोटा ताजा दोनों विशेषण है, लाल पीला, काला स्याह, बड़ा छोटा, लाल सुर्ख, इस तरह से ये सारे दोनों के दोनों पद जो है वो विशेषण पद है, और दोनों पद विशेषण आ जाए वहां पर भी हमें कर्मधारी समास कहना चाहिए। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं कर्मधारी में
जहां पर उपमान पूर्व पद की हमने बात करी थी कि उपमान पूर्व पद हो, पहला पद जो है वो उपमान हो जाए। उपमान का मतलब क्या है? जिससे उपमा दी जा रही है। उपमेय का मतलब क्या है? जिसकी उपमा, मानी उपमेय उपमान वाला जो कर्मधारय है वह यदि हमें देखना हो तो वो देखिएगा। हमने कहा घनश्याम है, घनश्याम है, वज्रदेह है। अब घनश्याम का विग्रह कैसे करोगे? घन सरिका है जो श्याम, घन सरिका या सदृश सरिका है जो श्याम, या घन के समान, घन के समान श्याम वर्ण के है जो श्याम। ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन ये आपको सीधा याद रहेगा। घन सरिका है जो श्याम, वज्रदेह जो है वज्र के समान, वज्र के समान कठोर है जो दे, वज्र के समान कठोर है जो दे। यहां पर मित्रों ये उपमान है, वज्र उपमान है। कैसी दे है? अब यहां पर वज्र है जो दे करोगे डिफीट खा जाओगे। घन है जो श्याम नहीं कर सकते, यहां पर वज्र रूपी दे भी कर सकते हैं। यहां पर यह ध्यान रखना है अपने को। तो यहां पर घन श्याम वज्र दे है। इसी तरह से हमने कहा प्राण प्रिय, प्राणु से भी प्रिय, या प्राणु के, वैसे प्राणु से प्रिय कोई होता नहीं है, कहने की अलग बात है। प्राण तो सबसे प्रिय होते हैं, यह शास्त्रों में भी कई बार कथानक आया है। खैर बहुत अलग दर्शन की बात है, लेकिन प्राणु से भी प्रिय या प्राणु के समान है जो प्रिय। इसी प्रकार मैंने कहा पाषाण हृदय, दोनों शब्द चलता है देखिएगा। पाषाण हृदय जो है वो पुल्लिंग है और हृदय आ गया तो वो स्त्रीलिंग है। पाषाण हृदय कोई पुरुष होगा। पाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, पत्थर के समान है जो हृदय। इसी तरह से हमने एक शब्द लिया विद्युत चंचला, शब्द को शुद्ध अशुद्ध में भी देखिएगा। विद्युत चंचल हुआ पुल्लिंग हुआ, विद्युत चंचला हुआ स्त्रीलिंग हो गया। जैसे पाषाण पत्थर के समान हृदय वाला, पाषाण हृदय, पाषाण के समान है जिसका हृदय, और पाषाण के समान है जिसका हृदय से स्त्री हो जाएगा तो वो पाषाण हृदय होगा। विद्युत चंचला, विद्युत के समान, विद्युत के समान चंचल जो है। इसी तरह से कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान है जो नयन, मानी सुंदरता। यहां पर जो है ये काव्य की भाषा है, कवियों की भाषा है, और कवि किसी उपमान को, किसी उपमेय को किसी उपमान के साथ में तुलना कर सकते हैं मित्रों। इसी कमल नयन कहा। यदि मैं शब्द मृग नयन कर दूं, इसका विग्रह क्या होगा? कमल के समान सुंदर है जो नयन, या कमल के समान डायरेक्ट लिख देता हूं, समान है जो नयन। अब ये दूसरा शब्द देखिएगा मृग नयन। मृग नयन का यदि विग्रह आप मृग के समान है जो नयन ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए अपने को? देखिएगा मृग के नयनु या नयन के समान है जो नयन, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। राजीव लोचन शब्द भी यहां पर चलता है। राजीव मानी कमल के समान है जो लोचन। मृग नयन जो है, इसी तरह से मृग नयनी, मृग के नयन के समान नयनु वाली, इस तरह से विग्रह भी हमें करना है। उपमान पूर्व पद कर्मधारी की हम बात कर रहे हैं यहां पर। इसी तरह से कमलाक्ष, कमल के, कमल और अक्षी का अक्ष हो जाता है। कमल के समान सुंदर है जो अक्ष, मानी अक्षी मानी अक्ष मानी आंख। तो मित्रों ये उपमान पूर्व पद कर्मधारी समास था, जिसके अंदर पहला पद उपमान आ सकता है। तो इन शब्दों में भी हमें जो है रूपी लगा सकते हैं, और है जो समान, है जिस, है जो समान, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह से उपमान उत्तर पद जो है उसमें भी उपमान पहले भी आ सकता है और उपमान उत्तर पद के रूप में भी आ सकता है। उपमान पूर्व पद भी हो सकता है, उपमान उत्तर पद के रूप में भी हो सकता है। उत्तर पद कैसे होगा? नरसिंह है, जैसे हमने शब्द लिया नरसिंह। अब यहां पर नर है जो सिंह के समान, हमें इस तरह से इसका विग्रह करना पड़ेगा नर, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं सिंह रूपी नर। इसी तरह से गुरुदेव, गुरु रूपी देव या गुरु ही देव,
वचनामृत, वचन रूपी अमृत, अमृत रूपी वचन। तो हमें इस तरह से ये ध्यान इसमें रखना है। कीर्ति लता है, हस्तारविंद है, चरण कमल शब्द लोकप्रिय शब्द हैं, चरण कमल, यहां पर चरण रूपी कमल, इस तरह से हमें इसका विग्रह इसका इस तरह से हमें करना पड़ेगा। दह लता, देह लता, यहां पर लता जो है उसको पहले लाइएगा, लता रूपी दह, लता रूपी दह, इस प्रकार से हमें विग्रह करना है। संसार सागर, सागर को पहले लाइएगा, संसार सागर, क्या विग्रह करोगे? सागर रूपी संसार। तो इस तरह से मित्रों यह था आपका कर्मधारी समास, संपूर्ण होता है यहां पर। एक बार हम इसको देखते हैं, देखिएगा ये कर्मधारी समास यहां से शुरू हुआ था, विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान और विशेषणवाचक पदों की आवृत्ति। इसके बाद में देखिएगा जो संज्ञा की विशेषता बताई, ऐसे उपसर्ग ये पद पहले आ जाए तो वहां पर इनका विग्रह कैसे करेंगे ये भी हमने बता दिया था। लघुतर और लघुतर को विशेष करके ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। इसके बाद में रंगवाची शब्द आए तो ये काला पानी, पीत पर्ण, श्वेतांबर है ना, पीतांबर, नील गगन, ये वाला था। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, अंध है जो, अंधी है जो भावना, आधा कचरा। विशेषण उभय पद, दोनों विशेषण शब्द आते हैं तो ये काला स्या, बड़ा छोटा, लाला लाल पीला, अच्छा बुरा, ये वाला हमने देखा। उसके बाद में उपमान, पूर्व पद या उपमान पद, घनश्याम, वज्रदह, प्राण प्रिय, पाषाण हृदया, विद्युत चंचला, कमलाश, कमलाक्ष, मृगनयनी, कमल नयन, नरसिंह, गुरुदेव, वसनामृत, चरण कमल, दहलता, संसार सागर। इस प्रकार से हमें इसका विग्रह करना है। और मैं समझता हूं कि आप जो भी विद्यार्थी बड़े ध्यान से जो भी इसको सुना है, जिसको जहां जहां पर सिद्धांत आते हैं वहां वहां पर आप उसको फिर से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। जब भी आप ये इस कक्षा को सुने तो याद रखिएगा, अपने साथ पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिएगा। जहां जहां पर आपको बिंदु जो महत्वपूर्ण लगे उस बिंदु को आप करिएगा। जहां पर हम आपसे प्रश्न की चर्चा करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और मैं समझता हूं कि अव्यय भाव और कर्मधारय यह समास जो है पूरी तरह से आपको हृदयंगम हो गए होंगे। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ में एक समास का एक भाग हमारा और बचता है, वह है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के जो उपभेद है मित्रों, वह कौन कौन से? बहुत बार परीक्षा में आता है। अलुक तत्पुरुष समास है, उपपद तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष समास है, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है। और ये तत्पुरुष और तत्पुरुष के जो गौण उपभेद हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.